जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस परिवार में। और आप लोगों को खुशखबरी मिल ही चुकी है उत्तराखंड पुलिस के लिए। और उत्तराखंड पुलिस की 2000 पोस्टें आई हैं, जो काफ़ी संख्या में पोस्टें हैं, अपने आप में काफ़ी पोस्टें हैं ये। लेकिन कुछ बच्चे परेशान इस बात को लेकर है, और परेशानी वाली बात भी है, उत्तराखंड में एज का इशू है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो उत्तराखंड की एज रखी गई है पुलिस में, वो एज बढ़नी चाहिए, और पूरा प्रयास है, बढ़ने का प्रयास भी पूरा है यहाँ पर जी। और 3-4 साल तो बढ़ने का प्रयास लग रहा है, लेकिन सफल हो जाता है तो उन बच्चों को चांस मिल जाएगा जो बच्चे अपना सपना संजो कर बैठे थे। लेकिन वे भी तो बच्चे हैं जो 30 साल 35 साल के हो चुके हैं, और वे इस फॉर्म को फिर भी नहीं भर पाने के वहां पर जो एज बढ़ भी गई तो। लेकिन उन बच्चों ने उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक का तो भजा होगा, और उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक का फॉर्म यदि भरा है तो वे उस पर अपना पूर्ण प्रयास करें, और वैकेंसीज और भी आने वाली है उन पर भी प्रयास करें। हताश बिल्कुल ना हो। एक एक पोस्ट आप लोग देखना, अगर एक भी पोस्ट आती है तो अपने अंदर इतना जज्बा रखे, इसी पोस्ट पर नंबर हम डालेंगे। अपने अंदर इतना जज्बा रखे, आप लोग उस जज्बे को संजो कर रखे, अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखे। हम आपको गाइड करके चलेंगे और बताकर चलेंगे कि आपको वहां पर एक पोस्ट पर भी कैसे सिलेक्शन लेना है। वहां पर जी आप लोग ध्यान देना, बस काम करना है, तरीके से करना है। आप लोग यदि प्रयास करोगे और एक निर्देशक आपके पास में रहेगा तो आप लोग उस पर अच्छा काम कर सकते हैं। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है एज के इशू को लेकर भी। लेकिन हाँ, पुलिस वालों के लिए एज बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। उन बच्चों को चांस मिल जाएगा कम से कम वहां पर, जो बच्चे पहले रह गए थे, एक भी बार पुलिस में फॉर्म नहीं डाल पाए हैं जी। चलिए देखते हैं, हम लोगों ने परीक्षावाणी स्टार्ट की हुई है उत्तराखंड में जी। इस परीक्षावाणी को बढ़ाते हुए यहाँ पर जी 8वां चैप्टर स्टार्ट किया, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर काम कर रहे हैं हम लोग। एक जानकारी और दे दे, जो उत्तराखंड एसआई के लिए फॉर्म भरा हुआ है बच्चों ने, और उनका एसआई का पेपर दिसंबर में है, उसके लिए हम लोगों ने निःशुल्क उत्तराखंड के लिए टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। वीकली टेस्ट आपको मिल रहे हैं वहां पर जी। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है, वहां पर जी आपको उसे ज्वाइन करना है। आपको उसे ज्वाइन करने के बाद में टेस्ट सीरीज ले लेनी वहां, तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको बताएंगे। आप लोग इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 8923317929। आप लोग दोबारा से सुनना, 8923317929। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना आप लोग, और व्हाट्सएप करने के बाद उत्तराखंड ऐसा ही लिख देना उस पर, आप लोगों को वहां पर उसमें ज्वाइन कर दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो वीकली में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे देंगे। उत्तराखंड एसआई के लिए भी, उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए भी टेस्ट देना बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो, कितनी नहीं रहे, ये मायने नहीं रखेगा अगर टेस्ट सीरीज नहीं दोगे। आप लोग डायरेक्ट पेपर में जाकर बैठोगे तो गलती कर जाओगे जी, और वही गलती पीछे हटा देगी। इसलिए टेस्ट से डरना मत, भले नंबर कितने भी आ रहे हैं। आपको अपने अंदर से यदि ये लगता है कि हमारी तैयारी है और हमें टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और डर लगता है तैयारी होने के बाद भी, ऐसी गलती मत कर लेना। क्योंकि जो पढ़ाई का हिस्सा है तो उतना ही पार्ट आप लोगों के टेस्ट सीरीज का भी है पेपर को निकालने में। तो पेपर निकालने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सप्ताह में ज्यादा टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो कम से कम एक टेस्ट तो जरूर दे अपना, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका भी फॉर्म रखा है, एक टेस्ट तो बिल्कुल मिनिमम देना ही पड़ेगा जी। अगर नहीं दे पा रहे तो तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है जी आपकी, इसलिए जीतना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में ना। तो हर चीज को पकड़ कर चलना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 परीक्षावाणी का। मिट्टी, कृषि, पशुपालन वाला टॉपिक था आपका। हमने इसमें से मिट्टी का टॉपिक पढ़ लिया था। मिट्टी के बाद में हम लोगों ने इसमें राज्य में कृषि भू सुधार भूमि प्रबंधन भी स्टार्ट कर दिया था। और इसमें हम लोग कहां पर आ चुके थे, भू सुधार पर आ चुके थे हम लोग। यहां पर देखिए जरा 1823 उच्च मैदानी मृदा देखो, इसके बाद राज्य में कृषि भू सुधार भूमि प्रबंधन है, और इसमें 1823 पर आ चुके थे। 1823 में देखो लिखा है, 1823 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेज सरकार द्वारा लगाया गया पांचवा भूमि बंदोबस्त। तो हम लोग कहेंगे पांचवा भूमि बंदोबस्त कब आया? पांचवा भूमि बंदोबस्त अंग्रेजी सरकार का कब आया? यह है ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार का। तो पांचवा भूमि बंदोबस्त था 1823 में, 1823 में, और 5 वर्षों के लिए बनाया गया भूमि बंदोबस्त। 5 वर्ष के लिए बना दिया है कि भूमि की पैमाइश करा दी और इतना टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर 1 साल का इतना टैक्स आएगा। इसी को कहा गया पंचसाला भूमि बंदोबस्त, जो 5 वर्षों के लिए बनाया गया है। पंचसाला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना गया। अब ये जो पंचसाला है, हम लोग इसी का एक प्रश्न और देखकर चलेंगे। पहला पंचसाला है, हम लोग कहेंगे पहला पंचसाला बंदोबस्त। अब तक 5 साल के लिए कोई बंदोबस्त नहीं लगा। 1-1 साल के लिए बंदोबस्त लगते थे और टैक्स लिया जाता था 1-1 साल के लिए भूमि की पैमाइश कराकर। फिर 3 साल के लिए 1817 में लग गया था।
1817 से 20 तक 3 साल के लिए रहा, 1820 में भी 3 साल के लिए रहा, 1820 से 23 तक। लेकिन 1823 में पहली बार 5 साल बंदोबस्त आया है उत्तराखंड में अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अब देखो ट्रेल के द्वारा इसे एक नाम दिया गया, ट्रेल के द्वारा, ट्रेल का भूमि बंदोबस्त है पांचवा भी। ट्रेल ने इसे विक्रम संवत 1880 बताया। अब देखो 1823 में 57 जोड़ दोगे तो विक्रम संवत निकल जाएगा। 1823 में 57 जोड़ने से विक्रम संवत निकल जाएगा, 1823 में 57 जोड़ने से। तो 1823 को हम लोग देखते हैं यहां पर जी, 1823 में प्लस 57 कर दो तो विक्रम संवत, और 57 माइनस कर दो तो हम लोग कहेंगे ईस्वी है। ईस्वी में अगर प्लस 57 कर दोगे आप लोग तो किस में बदल जाएगा, ये विक्रम संवत में बदल जाएगा। ईस्वी विक्रम संवत कहलाएगा उस समय, विक्रम संवत। तो हमें देखकर चलना है कि पहला 5 साल भूमि बंदोबस्त किसने करा, कब आया, और देखो 1823 में आया। 5 साल बंदोबस्त पहला, 5 वर्षों के लिए भूमि पैमाइश कराकर टैक्स लगा दिया, और किसने करवाया, ट्रेल ने करवाया, कमिश्नर ट्रेल ने करवाया। और इसे संवत 80 सन 80 का बंदोबस्त भी कहते हैं, और पहला 5 साल भी इसे सन 80 या 80 साल बंदोबस्त के नाम से भी जाना गया है यहाँ पर, क्योंकि संवत 80 में हुआ तो सन 80 का बंदोबस्त कहलाया पहला 5 साल बंदोबस्त। इसके बाद 1828 में छठा बंदोबस्त हुआ, 1833 में 7वां भूमि बंदोबस्त करवाया गया। ट्रेल के द्वारा 1833 में 7वां भूमि बंदोबस्त हुआ। ट्रेल ने सबसे ज्यादा बंदोबस्त करवाया अंग्रेजी शासनकाल में। अंग्रेजी शासनकाल में 11 बंदोबस्त हुए, 11 में से 7 बंदोबस्त अकेले ट्रेल ने करवाए। तो उत्तराखंड में देखते हैं ट्रेल का अंतिम बंदोबस्त कब हो रहा है, 1833 में हो रहा है। और 1840 के आसपास देखो जरा, पैटन के सहयोग से लूशीगटन द्वारा 1840 में जी ये 8वां भूमि बंदोबस्त, 1840 में 20 साला भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। तो 1840 में आया है बैटन के सहयोग से लूशीगटन के काल में। 1840 में लूशीगटन कमिश्नर है, 20 साला बंदोबस्त आया है यहां पर जी 8वां बंदोबस्त हम लोग देखकर चलेंगे। प्रमुख विशेषता थी खसरा सर्वेक्षण था। अब देखो 1816 से 1833 के मध्य लिखा भी है, देखो 1816 से 1833 के मध्य सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त ट्रेल के द्वारा लागू किए गए। सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त कितने बंदोबस्त हुए, 7 भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने करवाए। पहला कब करवाया था, 1816 में, और 7वां कब हुआ, 1833 में। ये कौन सा था, पहले नंबर का, और ये कौन था, 7th, ये 7th था, 7वां भूमि बंदोबस्त। तो 1816 से 1833 तक भूमि बंदोबस्त कराए गए। देखिए आगे जरा, ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त इंपोर्टेंट है, 9वां और महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त है ब्रिटिश शासनकाल का। ब्रिटिश शासनकाल में कुल 11 बंदोबस्त हुए। अब 11 में से 9वां बंदोबस्त हम लोग कहेंगे रैमजे के काल में 1863 से 73 में हुआ, और करा किसने, विकेट ने करा। और 8वां भूमि बंदोबस्त देखो किसका था, लूशीगटन के काल में बैटन का था 8वां भूमि बंदोबस्त। और देखो बैटन का 8वां भूमि बंदोबस्त था, और विकेट का देखो जरा, विकेट का कौन सा है, विकेट का 1863 से 33 में, ये लिखा है यहां पर जी 1863 से 33 में। देखो यहां पर ध्यान से, हमने कहा 1863 से 33 में विकेट का भूमि बंदोबस्त हुआ। ये देखेंगे रैमजे के काल में कमिश्नर रैमजे है, और भूमि बंदोबस्त उसके काल में विकेट कर रहे हैं वहां पर सहयोगी 1863 से लेकर 73 तक। 9वां भूमि बंदोबस्त विकेट के नाम से जाना। अब देखो विकेट की अध्यक्षता में होने के कारण इसे विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना गया है। पहली बार वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया बंदोबस्त 9वां है, अंडरलाइन करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति कैसी, इस बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में, अलग अलग भागों में बांट दिया। वैज्ञानिक पद्धति इस प्रकार की। तो 9वां भूमि बंदोबस्त विकेट का बंदोबस्त है, 1863 से 73 तक हुआ है, रैमजे के काल में हुआ है। और 8वां भूमि बंदोबस्त बैटन का बंदोबस्त है, लूशीगटन के काल में हुआ 1840 में। अब देखो वैज्ञानिक पद्धति पर पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा है, 9वां है। भूमि को 5 भागों में बांटा गया, 5 पर्वतीय भागों में। 5 पर्वतीय भाग कौन से हैं, तो हम लोग जानेंगे। तलाव भाग है, उपराव भाग है, उपराव अव्वल, उपराव दोयम भाग है, और इजराइन भाग है, और कंटीली भाग है। ये भाग है जी। हमने कहा इस बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों में बांटा, तलाव, उपराव अव्वल, उपराव दोयम, इजराइन और कंटीली। ये 5 वर्ग हैं यहां पर भूमि के जो हमें देखने हैं। बांटकर खातेदारों को उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा, खसरा, खतौनी और सबरा दिया गया।
तो पहली बार हम लोग देखेंगे यहां पर जी वैज्ञानिक पद्धति पर आया हुआ बंदोबस्त कौन सा है, बैटन का विकेट का बंदोबस्त है यहां पर जी नोवा बंदोबस्त 1863 से 73 हुआ वैज्ञानिक पद्धति पर। इसमें भूमि को 5 भागों में बांटा, तलाव, उपराव अव्वल, उपराव दोयम, इजराइन और कंटीली। उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट आगे, विकेट के बाद 1896 में पो ने कमिश्नर पो के काल में 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ। 1896 में 10वां भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। अब देखो ब्रिटिश शासन काल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त, ये कब का है, 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश शासन काल का है। अंतिम भूमि बंदोबस्त किसने के काल में हुआ, कमिश्नर एनसी स्टीप। कमिश्नर एनसी स्टीप के काल में 1928 में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ, केवल गढ़वाल में। ब्रिटिश शासन काल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त है वह है जी एनसी स्टीप के काल में इबटसन ने करवाया, इसलिए 11वें भूमि बंदोबस्त को इबटसन का बंदोबस्त भी कहते हैं। इसी को इबटसन बंदोबस्त कहते हैं हम लोग यहां पर जी। 11वां भूमि बंदोबस्त किसका है जी, इबटसन। इबटसन बंदोबस्त, इबटसन बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, इसे इबटसन बंदोबस्त भी कहते हैं 11वें और अंतिम भूमि बंदोबस्त को। तो एनसी स्टीप के काल में 1928 में हुआ है, इबटसन का बंदोबस्त था। 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ है इबटसन का, 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश शासन काल में हम लोग देख रहे हैं। तो ब्रिटिश शासन काल का 9वां और सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त रैमजे काल में 1863 से 73 हुआ, 9वां था, और विकेट का बंदोबस्त कहलाया, वैज्ञानिक पद्धति पर था। 10वां भूमि बंदोबस्त 1896 में वहां पर देखेंगे पो के काल में हुआ है, और 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त है अंग्रेजों का, वो कब हुआ, 1928 में, इबटसन के नेतृत्व में, और कमिश्नर कौन थे, एनसी स्टीप। तो इसलिए इबटसन का बंदोबस्त कौन सा है, 1928 का, और अंग्रेजों का अंतिम है। स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद 1947 में हमें, और स्वतंत्रता के बाद एक बंदोबस्त हो रहा है, अब देखो 1960 से लेकर 64 तक 12वां भूमि बंदोबस्त हुआ, हमने जाना। तो स्वतंत्रता के बाद पहला, स्वतंत्रता के बाद पहला, और अंग्रेजों से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक अब तक ये 12वां है। अंग्रेजों से लेकर अब तक, हमने कहा अंग्रेजी शासन से लेकर अब तक, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी शासन से अब तक, अंग्रेजी शासन से लेकर अब तक, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, अंग्रेजी शासन से लेकर अब तक का 12वां भूमि बंदोबस्त है। 1960 से लेकर 64 तक हुआ है, और देखो 1960 से लेकर 64 तक हुआ 12वां भूमि बंदोबस्त है। भू अभिलेखों को अद्यावधि करने तक सीमित रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3/1/8 एकड़ तक जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया, भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया, जिस कारण इस क्षेत्र में 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए। मतलब जिनके पास में 3/1/8 एकड़ तक की जोत थी, भूमि थी, जिनके पास में 3/1/8 तक, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना जी। स्वतंत्रता के बाद 12वें भूमि बंदोबस्त में तय कर दिया कि जिनके पास में 3/1/8 एकड़ तक जमीन थी, वे भू राजस्व मतलब भूमि के टैक्स से मुक्त कर दिए गए, और इस प्रकार से 90% किसान लगभग टैक्स से मुक्त हो गए। और देखो 12वां भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर अब तक का, हमने कहा 12वां भूमि बंदोबस्त था, स्वतंत्रता के बाद तक भी 1960 से लेकर 64 तक हुआ, और स्वतंत्रता के बाद का पहला है ये। स्वतंत्रता के बाद का पहला हम लोग कहेंगे स्वतंत्रता के बाद का पहला, प्रश्न बनाकर चलेंगे। स्वतंत्रता हम लोग देखेंगे यहां पर, ये जो हमने लिया है यहां पर जी पॉइंट, इसे देखना। स्वतंत्रता के बाद का पहला, स्वतंत्रता के बाद का, स्वतंत्रता के बाद का पहला, स्वतंत्रता के बाद का पहला है, और अंग्रेजी शासनकाल से अब तक का क्या है जी, 12वां है। प्रश्नों को देखकर चलना। प्रश्न कैसे बनाने, हमने कहा अंग्रेजी शासनकाल का अंतिम बंदोबस्त बताओ जो अंग्रेजों ने करवाया। अंग्रेजी शासनकाल का अंतिम बंदोबस्त है 11वां, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल से अब तक का, स्वतंत्रता के बाद अब तक 2024 तक का बंदोबस्त यहां पर पड़ा है, 12वां बंदोबस्त हुआ है उत्तराखंड में। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक का 1960 में 64 में बंदोबस्त हुआ था 12वां।
लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहला बंदोबस्त कब हुआ? 1960-64 में। अंग्रेजी शासनकाल से लेकर अब तक कौन सा है ये? 12वां है। 3/1/8 एकड़ तक की जोत को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया। इस प्रकार 90% किसान हम लोग देखेंगे देनदारी से मुक्त हो गए। ये चला आगे। टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त एक दृष्टि में। टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त एक दृष्टि में देखे जरा, जो टिहरी रियासत के भूमि बंदोबस्त है एक दृष्टि जानेंगे हम। पहला बंदोबस्त हुआ 1823 में सुदर्शन शाह के काल में। टिहरी रियासत में पहला बंदोबस्त 1823 में सुदर्शन शाह के काल में। देखो टिहरी रियासत के बंदोबस्त भी देख लो, कितने बंदोबस्त टिहरी में हुए? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला 1823, 1861 दूसरा, तीसरा 1873, चौथा 1830 और पांचवा 1930 और पांचवा 1924 में हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। टिहरी रियासत में कितने बंदोबस्त हुए? 5। 1823, 1861, 1873, 23, 61, 71 और उसके बाद 1930, 1924। यहां पर 2 हुए 1900 में और 3 हुए जी 1800 वाले ईस्वी में। अब देखो पहले में कौन था राजा? सुदर्शन, फिर भवानी, प्रताप। सुदर्शन, भवानी और प्रताप। और पांचवें में और चौथे में कीर्ति, पांचवें में नरेंद्र। तो सुदर्शन, भवानी, प्रताप, कीर्ति और नरेंद्र 5 बंदोबस्त 1823, 61, 73 और 30, 1924। ये 30 नहीं है, 1903 करना है। ये 1903 करना है, इसे ध्यान देंगे। 1903 यहां पर जी 1903 में हुआ है और 1924 में लगभग हुआ है। यहां पर जी बंदोबस्त को हम लोग देखकर चले जी। जो टिहरी रियासत के बंदोबस्त है इन्हें हमने जाना। यहां पर जो टिहरी रियासत में हम लोग पढ़कर चल रहे हैं, 5 बंदोबस्त पढ़े टिहरी रियासत में। पांचों के नाम हमें देखकर चलने हैं कि 5 बंदोबस्त कौन कौन से हैं, उन्हें देखकर चलना है। और इसी के साथ में जो बंदोबस्त हम लोग लेकर चले महत्वपूर्ण, जैसे 5 साल पहला कौन सा था, 3 साल कौन सा था, और पहली बार हमने देखा 20 साल बंदोबस्त लगा वो कौन सा है, यहां पर वो देखकर चल रहे। अब देखो जरा, टिहरी रियासत में जो पहला बंदोबस्त था सुदर्शन शाह के काल में, भू राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से लगाया, टैक्स प्राप्त करने के। दूसरा बंदोबस्त जो हम लोग पढ़ेंगे, अठूर पट्टी में कर राजस्व टैक्स मुक्त कर दिया है। अठूर पट्टी में, टिहरी की अठूर पट्टी में टैक्स मुक्त किया। किस बंदोबस्त में? दूसरे में, भवन शाह के काल में। तीसरा बंदोबस्त बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा और चौथा जी, ज्यूला पैमाइश, पैमाना करने के लिए ज्यूला पद्धति को अपनाया, भूमि की पैमाइश करने के लिए। और एक डोरी पैमाइश, भूमि की पैमाइश करने के लिए डोरी पैमाइश। तो देखो पहले में, चौथे में और पांचवें में, देखो इंपोर्टेंट चौथा और पांचवा बहुत पढ़ रहे हैं यहां पर जी। ज्यूला पैमाइश पर आधारित बंदोबस्त तीसरा, हाँ जी तीसरा करेंगे, चौथा नहीं तीसरा। ज्यूला पैमाइश पर आधारित बंदोबस्त तीसरा और डोरी पैमाइश पर आधारित बंदोबस्त पांचवा है। जो तीसरा और पांचवा बंदोबस्त महत्वपूर्ण है। ज्यूला पैमाइश पर किसके बंदोबस्त? प्रताप शाह का। और डोरी पैमाइश पर किसका है? नरेंद्र शाह का है। और अठूर पट्टी में टैक्स मुक्त हुआ है किसमें? दूसरे में। और भू राजस्व टैक्स प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाया गया पहला बंदोबस्त सुदर्शन शाह के काल में। तो ये था उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त से संबंधित जो हम लोगों ने काम किया है। आगे देखो जरा, इसी में आगे भी पढ़ो। देखो जरा, उत्तराखंड के गठन ठीक पूर्व राज्य में कुल सक्रिय जोत, मतलब उत्तराखंड का जब गठन हुआ तो उत्तराखंड की जोत का आकार लगभग जो भूमि थी 9.26 थी, जहां पर कृषि भूमि कर रहे थे। लेकिन अब घटकर कितनी घट गई? 3.5 घट गई है। 3.5 घटकर 8.81 लाख रह गई है। तो मतलब जोत का आकार घटा है, बढ़ा है, गठन होने के बाद ये प्रश्न निकालना है। तो जोत का आकार घटा है। आप लोगों को प्रश्न निकालना है कि उत्तराखंड की जो सक्रिय जोत है, जहां पर कृषि होती है, उस जोत के आकार पर उत्तराखंड के गठन से लेकर अब तक क्या प्रभाव पड़ा? तो आप लोगों का जवाब होगा उत्तराखंड में जोत का आकार घटा है। उत्तराखंड में जोत का आकार घटा है, आप लोगों का ये वहां पर जवाब होगा। अब एक प्रश्न और भी बनता है, आइए जरा। राज्य में कृषि भूमि मापने के लिए नाली और मुट्ठी पैमाना प्रयुक्त किया जाता है। ये इस प्रकार बीज के आधार पर करते हैं, जैसे एक मुट्ठी में कितना बीज आ गया और कहां तक की भूमि में पर्याप्त होगा उस वो बीज, इस आधार पर पैमाना वहां पर मापते हैं भूमि को। तो नाली और मुट्ठी क्या है? भूमि पैमाइश के पैमाने हैं, ये याद रखना। नाली और मुट्ठी क्या है? भूमि मापने के लिए पैमाने हैं उत्तराखंड में। तो एक नाली बराबर कितने वर्ग मीटर होता है? एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर होता है। और 50 नाली
में हम लोग देखते हैं कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं 50 नाली में, और 1 हेक्टेयर होता है 50 नाली में। 10,000 वर्ग मीटर 50 नाली में है, और देखो 1 हेक्टेयर होता है 50 नाली में। अब 16 मुट्ठी में जो बीज की मात्रा 16 मुट्ठी में है, हमने कहा 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली जमीन होती है, इसने बताया। और देखो 2.5 नाली बराबर 40 मुट्ठी होती है या 1 बीघा होती है। ये पैमाना याद रखना है कि 40 मुट्ठी में कितनी नाली, 2.5 नाली या 1 बीघा। और एक नाली में कितने मुट्ठी होती है, एक नाली में 16 मुट्ठी, और देखो जरा 2.5 नाली में 40 मुट्ठी या 1 बीघा, और 50 नाली में 10,000 वर्ग मीटर या 50 नाली में 1 हेक्टेयर पैमाना है यहाँ पर जी। और एक नाली में कितने वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर। तो नाली और मुट्ठी भूमि मापने के पैमाने हैं, और कितने वर्ग मीटर में कितनी नाली और मुट्ठी हो रही है वो जांच कर चलना, वो ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर कुछ पैमाने लिखे हैं केवल जी, मेन, लेकिन इन्हें बार बार पढ़ के रखना, मेन तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। अगर ये बेसिक खराब होने लगा तो सिलेक्शन में दिक्कत आ जाएगी जी आपके जी। और चीजों को बार बार रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे सिलेक्शन उतना ही समीप आ जाएगा आप लोगों के जी। देखिए जरा, सिंचाई पर आधारित पहाड़ी भूमि की बात करते हैं हम लोग जरा, जो सिंचाई पर आधारित पहाड़ी भूमि है। अब देखो पहाड़ी भूमि जो सिंचाई पर आधारित है, हमने कहा पर्वतीय भागों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की भूमि मिलती है। पर्वतीय भागों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार 3 प्रकार की भूमि मिलती है, जो पर्वतीय भागों में मिलती है सिंचाई की सुविधा के अनुसार। तलाव भूमि, उपराव भूमि, इजराइन भूमि। तलाव, उपराव, इजराइन, ये सिंचाई की सुविधा के अनुसार 3 भूमि पड़ी। तलाव भूमि, हमने कहा यह भूमि देखो घाटी तलों में मिलती है, घाटी तलों में मिलती है, घाटियों में मिलती है भूमि तलाव भूमि। सिंचाई की सर्वोत्तम सुविधा है, यहाँ पर व्यवस्था होती है। यह भूमि उपराव भूमि से, हमने कहा यह भूमि उपराव भूमि से 3 गुना अच्छी है, उपराव भूमि से 3 गुना अच्छी है। हमने कहा कृषि के लिए सर्वोत्तम है, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है। कृषि के लिए कैसी भूमि, उपजाऊ, आप लोग नोट कर लेना इसी पर, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि। तलाव भूमि घाटियों में मिलेगी, सिंचाई अधिक रहेगी और उपराव भूमि से 3 गुना अच्छी है, और कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है। उपराव भूमि देखो, यह असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। उपराव भूमि कैसी है, पॉइंट मिल गया, असिंचित भूमि है, असिंचित भूमि है। इसके 2 वर्ग होते हैं, उपराव अव्वल और उपराव दोयम में बांटा जाता है उपराव भूमि को। उपराव अव्वल और दोयम, हमने कहा असिंचित भूमि है, ऊपरी भागों में मिलती है उपराव भूमि। यहां पर जी ध्यान देंगे, उपराव भूमि अव्वल, जो उपराव अव्वल है ये दोयम से 1.5 गुना अच्छी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है लाइन, दोयम और अव्वल में कौन अच्छी है, तो अव्वल अच्छी है। और दोनों ही कैसी भूमि है, असिंचित भूमि है, और असिंचित है तो कृषि के लिए कैसी होगी, अनुपजाऊ भूमि है। अनुपजाऊ कृषि के लिए कैसी होगी, अनुपजाऊ भूमि है। ये दोनों ही कृषि के लिए अनुपजाऊ भूमि है, मतलब कृषि अच्छी नहीं होती यहां पर, दोनों ही अनुपजाऊ भूमि। अव्वल अच्छी है दोयम से लेकिन, और देखो जबकि उपराव दोयम इजराइन से अच्छी है 2 गुना। तो सबसे हम लोग कहेंगे सबसे खराब कौन सी हो गई कृषि के लिए, अच्छी कौन सी नहीं है बिल्कुल भी, इजराइन भूमि। इसने कहा दोयम इजराइन से भी अच्छी है, और अव्वल दोयम से भी अच्छी है, और सबसे अच्छी कौन, तलाव है। तो कृषि के लिए सबसे अच्छी भूमि तलाव, और सबसे निम्न भूमि इजराइन। तो देखो इजराइन भूमि में आओ, प्रश्न बनाकर दे रहे हैं आपको, प्रश्नों को समझो हमारे, कि सबसे अच्छी भूमि कृषि के लिए कौन है, तलाव भूमि है। और देखो उपराव भूमि कैसी है, कृषि के लिए अनुपजाऊ भूमि है, यहां पर कृषि नहीं होती क्योंकि सिंचाई नहीं है, तो कृषि कैसे करेंगे, अनुपजाऊ है। अब इनमें भी 2 पार्ट है उपराव के, एक अव्वल और एक दोयम। अव्वल अच्छी है थोड़ी दोयम से, अगर दोनों की आपस में तुलना करें उपराव में ही। अब देखो एक तीसरा पार्ट देखिए, इजराइन भूमि। इजराइन भूमि किससे अच्छी है, दोयम। दोयम देखो जरा, दोयम इजराइन से भी अच्छी है। तो वनों के बीच की जो किनारों की अपरिपक्व भूमि है, अपरिपक्व मतलब पथरीली भूमि है, कृषि के लिए अच्छी नहीं है, उसे इजराइन भूमि कह रहे हैं। इजराइन भूमि वनों के बीच या किनारे की भूमि है। इजराइन भूमि जो है वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व भूमि है, जो पथरीली भूमि है, हम लोग देखकर चलेंगे इसी को क्या बोले, इजराइन यहां पर जी। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप की भूमि को घरिया कहते हैं, देखो लिखा भी यहां पर जी। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप की भूमि को घरिया बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये नाम। और देखो गांव के मध्य की भूमि को क्या बोलते हैं, गांव के मध्य की भूमि को बिचलिया कहते हैं।
गांव के मध्य की भूमि को बिचलिया, और वनों से लगी भूमि को क्या बोलते हैं? वनों से लगी भूमि को बुनिया कहते हैं। वनों से लगी भूमि को बुनिया। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप की भूमि को घरिया, गांव के मध्य की भूमि को बिचलिया और वनों से लगी भूमि को बुनिया के नाम से जानते हैं। और भूमि के कितने प्रकार है? हमने कहा पर्वतीय भूमि के 3 प्रकार मिलेंगे सिंचाई की सुविधा के अनुसार। तालाब भूमि, उपराव भूमि, इजराइन भूमि। तालाब भूमि हमने कहा तालाब भूमि, उपराव भूमि और इजराइन भूमि। तालाब सर्वोत्तम है कृषि के लिए, तालाब भूमि सर्वोत्तम है कृषि के लिए, सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। उपराव भूमि से 3 गुना अच्छी है कौन सी जी? तालाब भूमि। और उपराव भूमि देखो जरा कैसी है? उपराव भूमि के 2 पार्ट, एक अव्वल और एक द्वयम। अव्वल भूमि है और द्वयम भूमि है। उपराव अव्वल जो भूमि है वो द्वयम से 1.5 गुना अच्छी है। और देखो एक इजराइन भूमि मिली, इजराइन से द्वयम अच्छी है 2 गुना। हमने कहा गांव के मध्य की भूमि कौन सी है? गांव के मध्य की भूमि बिचलिया और गांव के समीप की भूमि घरिया। और देखो गांव के समीप की जो हम लोग भूमि देखेंगे वो घरिया है, गांव के मध्य की भूमि बिचलिया और वनों से लगी भूमि को बुनिया कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना कि बुनिया किसे कहते हैं, घरिया किसे कहते हैं, बिचलिया किसे कहते हैं, और सिंचाई की सुविधा के अनुसार पर्वतीय भूमि के कौन कौन से पार्ट है, कौन से पार्ट नहीं है, ये भी याद रखना सिंचाई की सुविधा के अनुसार है। चले आगे आगे देखो जरा खेती के प्रकार। खेती के प्रकार में देखो जरा समोच्च खेती, यहां से जो प्रश्न बनेगा वो अंडरलाइन करना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंटूर फार्मिंग। समोच्च खेती कहे या इसको कहेंगे कंटूर फार्मिंग। समोच्च खेती कंटूर फार्मिंग, इसे देखो जरा कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं समोच्च खेती को। समोच्च खेती को कंटूर फार्मिंग के नाम से जाना। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को काल्पनिक रेखा कहते हैं। अब देखो जरा काल्पनिक रेखा क्या है, हमें जानकर चलना। काल्पनिक रेखा किसे कह रहे हैं? तो ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर रेखा कहते हैं। और यहीं पर जब पहाड़ी ढालों पर हमने कंटूर रेखा पर खेती की जाती है तो उसे कंटूर या समोच्च खेती कहते हैं। जो कंटूर रेखा पर आसपास पहाड़ी ढाल पर खेती करे, उस कंटूर रेखा के पहाड़ी ढाल पर जब खेती करोगे उसे समोच्च खेती। हमें प्रश्न क्या रखना है याद? हमने प्रश्न इतना याद रखना है कि ढाल वाले समान ऊंचाई के बिंदुओं पर जो खेती की जाती है, समान ऊंचाई के बिंदुओं पर, उसे समोच्च खेती या कंटूर खेती कहते हैं। बस इतना याद रखना। अब देखो इससे क्या लाभ मिलता है? हमने कहा इससे लाभ मिलता है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित बनी रहती है कंटूर खेती से, जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि का अपक्षरण कम हो जाता है, भूमि नष्ट कम हो जाता है, भूमि टूटती नहीं है। हमने कहा भूमि का नष्ट होना कम हो जाता है जहां अधिक वर्षा हो रही है, क्योंकि अधिक वर्षा होती है तो भूमि टूटती है, नष्ट होना कम हो जाता है, और कम वर्षा होती है तो हम लोग देखेंगे यहां पर नमी बनी रहती है। एक खेती है सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती कैसी होती है? हमने कहा जब ढाल अधिक होता है, जब भूमि में अधिक ढाल हो, उत्तराखंड की भूमि में तो ढलान अधिक ही है, जब उत्तराखंड की भूमि में हम लोग देखते हैं ढलान तो अधिक है, जब भूमि में ढाल अधिक हो तो इस विधि से कृषि वहां पर करते हैं जहां ढलान नुमा भूमि है। तो प्रश्न बन गया कैसे कि ढलान नुमा खेती कहां होती है? पर्वतीय भूमि पर सीढ़ीदार खेती करते हैं। प्रश्न बनता है कि सीढ़ीदार खेती कहां करते हैं? पर्वतीय भूमि में जहां ढाल अधिक होता है वहां करते हैं। इसमें जुताई कैसे करते हैं? हमने कहा उन सीढ़ियों पर आड़ी जुताई करते हैं, इसी को कहते हैं तिरछी जुताई। आड़ी या तिरछी जुताई करते हैं, याद रखेंगे ये बात भी। आड़ी या तिरछी जुताई, आड़ी या तिरछी जुताई किस खेती में कर रहे हैं हम लोग कहेंगे सीढ़ीदार खेती में आड़ी या तिरछी जुताई करके चल रहे हैं। अब देखो जरा एक खेती मिलती है, हमने कहा सीढ़ीदार खेती के प्रश्न कैसे बनेगा? उत्तराखंड की भूमि में किस प्रकार की खेती होती है? तो हमने कहा ऑप्शन में सीढ़ीदार खेती भी होती है। और देखो उत्तराखंड की भूमि में और कैसी खेती है? स्थानांतरित खेती भी होती है, स्थान बदलकर करते हैं, और समोच्च खेती भी होती है, हमने पढ़ा पीछे जी। स्थानांतरित खेती शिफ्टिंग फार्मिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जंगलों को काटते हैं और वहां पर खेती स्टार्ट कर देते हैं। हमने कहा जंगलों का विनाश करके एक स्थान बदल बदल कर खेती करते हैं, उसे कहते हैं स्थानांतरित खेती। राज्य देखो इसे झूमिंग खेती भी कहते हैं, इसे झूमिंग खेती भी कहते हैं। राज्य की कुछ आदिम जातियां इस प्रकार की खेती करती है, राज्य की कुछ आदिम जातियां इस प्रकार की खेती करती है। तो हमने जानना स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग फार्मिंग, इसे झूमिंग खेती भी कहते हैं। राज्य की कुछ आदिम जातियां इस प्रकार की खेती करती है, झूमिंग खेती जी, देखकर चलेंगे। इसमें सर्वप्रथम किसी स्थान का चुनाव कर उस स्थान की झाड़ियों को साफ किया जाता है, कुछ वर्षों तक उसमें कृषि की जाती है।
कुछ वर्षों तक उसमें कृषि की जाती है और उर्वरता समाप्त होने पर स्थान को बदल दिया जाता है। तो स्थानांतरित खेती, सीढ़ीदार खेती और हम लोग जानेंगे समोच्च खेती। समोच्च खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। ढाल के ऊपर जो ऊंचाई के अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है उसे हम लोग कहते हैं, ऊंचाई के अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को काल्पनिक रेखा या कंटूर रेखा कहते हैं। और वहीं पर जो खेती होती है उसी को कंटूर खेती या समान ऊंचाई के बिंदु पर खेती कर रहे तो समोच्च खेती कहते हैं। हमने कहा नमी बनी रहती है इस खेती से और वर्षा अगर अधिक हो रही है तो भूमि नष्ट नहीं होती है, कम टूटती है भूमि। जो समोच्च खेती करते हैं वहां पर खेती रहती है। सीढ़ीदार खेती कहां करते हैं? जहां ढाल अधिक होता है तो सीढ़ियां बना देते हैं छोटी छोटी, ताकि वहां पर पानी रुक जाए, सिंचाई कर सके। सीढ़ीदार खेती। जुताई कैसी होती है? उनमें आड़ी या तिरछी जुताई करते हैं। स्थानांतरित खेती बताइए, स्थान बदल कर खेती करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो खेती करते हैं वनों का विनाश करके। तो हमने यहां तक का जो पॉइंट किया है, आप लोगों का सिंचाई आधारित पहाड़ी भूमि को पढ़ा। यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे प्रश्न आपको निकाल कर दिए। पीछे एक लेक्चर ले चुके इसका हम लोग, दोनों लेक्चर को सुनने के बाद अंडरलाइन करना और अंडरलाइन करके अगर समझ आप लोगों को लगता है कि हमारा कम आया है, क्योंकि परीक्षावाणी हर बंदा नहीं पढ़ पा रहा था, इस कारण से हमने परीक्षावाणी को स्टार्ट किया है। परीक्षावाणी को पढ़ाने का तरीका आपके सामने हमने रखा है कि परीक्षावाणी पढ़ेंगे कैसे। अब हम लोग देखेंगे, अधिकांश लोग परीक्षावाणी को पढ़ना सीख रहे हैं, तो आप भी सीख सकते हैं। आप भी सीखना, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, सारी बातें इसमें हम लोग करके चल रहे हैं। तो आप लोग पहले तो एक काम करेंगे कि दोनों लेक्चर को सुनना अच्छे से और रिवाइज करना। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि प्रश्न नहीं बन रहे तो एक बार और सुनना लेक्चरों को। हम लोग प्रश्न बना कर दे रहे हैं लेक्चर में, एक बार और सुनना और फिर जाकर के किताब को ही बार बार पढ़ कर चलना। तो ध्यान देना आप लोग और अच्छे से तैयारी करना। इस बार जो भी पोस्ट आई है आपके लिए है, समझ कर रखना, इस बार जाने नहीं देंगे जी। तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।